हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी आर्बिट्रेशन सीरीज के थर्ड एपिसोड के साथ, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है एंड कैसे होता है। नाउ हम जानते हैं कि इंडिया में आर्बिट्रेशन गवर्न होता है आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट से, एंड यही कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के चैप्टर 3 में डील किया गया है, फ्रॉम सेक्शन 10 टू सेक्शन 15। तो आज हम देखने वाले हैं इन सारे सेक्शंस को, एंड क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दो डिफरेंट पार्ट में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 12, 13, 14 एंड 15। सो विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट विद द वीडियो। नाउ सबसे पहले, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट या फॉर्म नहीं होता है, लेकिन स्टिल जब हम एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो इतनी नेसेसरी होती हैं कि ज्यादातर आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स में उनका होना एकदम एसेंशियल होता है, एंड वो कुछ चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सीट एंड वेन्यू, यानी कि आर्बिट्रेशन जहां होगा, जहां कंडक्ट होगी प्रोसीडिंग्स, उसकी सीट क्या होगी, प्लेस क्या होगी और कहां वो एक्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। नाउ जो ये डायनामिक है सीट एंड वेन्यू का, बहुत ज्यादा नुआंस्ड है, एंड इट विल नीड अ वीडियो ऑफ इटसेल्फ टू फॉर इट टू बी एक्सप्लेन्ड। सो हमें आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सेकेंडली बात करते हैं आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पार्टीज को मेंशन करना कि क्या वो एक एडहॉक आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं या इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन में बेसिकली ये होता है कि पार्टीज खुद से डिसाइड करती हैं कि कौन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा और उनकी प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। वहीं इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन में बेसिकली कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए होते हैं कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। इन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस के खुद की रूल्स होते हैं, खुद की प्रोसीजर्स होती हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि आर्बिट्रेशन कैसे कंडक्ट होगा। ये इंस्टीट्यूशंस खुद के आर्बिट्रेटर पैनल भी रखते हैं, और जो कि बाकायदा ट्रेंड होते हैं ताकि वो किसी भी आर्बिट्रेशन से डील कर सके। इनके पास जब भी कोई एप्लीकेशन आता है, ये बेसिकली अपने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर देते हैं पर्टिकुलर मैटर्स में। सो ये होते हैं आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस। तो बेसिकली आपके आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में ये भी मेंशन हो सकता है कि क्या वो कि अगर वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो किस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को वो रेफर करेंगे। थर्डली आते हैं सब्सटैंटिव लॉस, कि आपके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को गवर्न करने वाले लॉस किस कंट्री के होंगे, किस जगह के होंगे, ये होता है सब्सटैंटिव लॉस। फोर्थली, आपके आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में ये कंटेंट होना चाहिए कि आपके आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की लैंग्वेज कौन सी होगी, कि आपकी प्रोसीडिंग्स किस लैंग्वेज में कंडक्ट किए जाएंगे। एंड लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कि आपके आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होंगे, पहले तो वो कितने होंगे, कौन सी नेशनैलिटी के होंगे, और वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे। यही होता है कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं एकदम डीप में। तो मूविंग ऑन, जो कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसके जो प्रोविजन लिखे गए हैं वो कंटेंट है सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 15 तक, एंड हम देखेंगे कि इन सारे सेक्शंस में क्या है। सो बेसिकली सेक्शन 10 डील करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर से, वही सेक्शन 11 डील करता है अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर से। सेक्शन 11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एक्ट का भी, जो कि बेसिकली डील करता है कि अगर आपके पास आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे तो उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ये हमें पूरी तरह से सेक्शन 11 बताता है। वही सेक्शन 12 और 13 हमें बताते हैं कि अगर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है तो हम उसको चैलेंज कैसे करेंगे, और इस चैलेंज की प्रोसीजर क्या होगी, और चैलेंजेस के ग्राउंड क्या होंगे। वही सेक्शन 14 एंड 15 हमें ये बताते हैं कि अगर आर्बिट्रेटर जो है वो अपॉइंट हो चुका है तो उसका टर्मिनेशन कैसे होगा या उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। तो आज के इस वीडियो में पार्ट 1 में हम डील करने वाले हैं सेक्शन 10 से एंड सेक्शन 11 से। तो हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 10 से, जो कि बेसिकली बात करता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितने होंगे एक पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी देखा था कि आर्बिट्रेशन ऐसा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो प्रिफर करता है पार्टी की ऑटोनॉमी को। एंड नाउ इस बात को आगे रखते हुए सेक्शन 10 भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ये बेसिकली ये कहता है कि पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन कि वो कितने सारे नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर चाहते हैं। इसमें इसने कोई लोअर या अपर लिमिट नहीं लगाई है, पूरी तरह से ये कह दिया कि हाँ, जो पार्टीज हैं वो आपस में डिसाइड करेंगी कि कितने आर्बिट्रेटर्स होने हैं। आर्बिट्रेटर चाहे तो एक हो सकता है जिसे हम लीगल लैंग्वेज में 16 आर्बिट्रेटर कह सकते हैं, या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकता है जिसमें मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं। नाउ इवन दो
यहाँ पर हमने देखा कि सेक्शन 10 ने ये कहा है कि पार्टीज चाहे तो जितने आर्बिट्रेटर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने एक लिमिट इंपोज की है। अकॉर्डिंग टू कोड, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हमेशा ऑड रहेंगे, इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स नहीं अपॉइंट कर सकता। सो अगर दो पार्टीज को आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो दे कैन ओनली अपॉइंट 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। नाउ explaining the validity and the importance of section 10, we have this case of IBI Consultancy India and DSC Limited, जो कि बेसिकली ये बोल रहा है कि इस पूरे एक्ट का फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है कि पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स दे वांट। बस यहाँ पर यही एक लिमिटेशन लगी हुई है कि वो नंबर हमेशा ऑड होना चाहिए। सेकेंडली ये केस आगे ये भी बोलता है कि इवन तो पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन, अगर पार्टीज के बीच में कोई डिस्कोर्स होता है या अनबन होती है और वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं, तो दे कैन रीड आउट टू सेक्शन 11 एंड वहां पर जो रेमेडी दी गई है कि अगर इनकेस पार्टीज आपस में अपॉइंटमेंट नहीं कर पाती हैं तो कैसे अपॉइंटमेंट करेंगी, ये सारी प्रोसीजर दी हुई है सेक्शन 11 में। तो पार्टीज इन केस अगर कोई डिस्प्यूट अराउज होती है सेक्शन 10 के अंदर कि वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दे कैन डायरेक्टली गो इनटू सेक्शन 11। सो दैट वाज सेड इन द केस ऑफ IBI कंसल्टेंसी। नाउ मूविंग ऑन, विल डिस्कस सेक्शन 11 में क्या है। सेक्शन 11 हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, एंड ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स की। तो सबसे पहले क्लॉज 1 जो है वो बात करता है नेशनैलिटी की। तो बेसिकली ये बोलता है कि जो आर्बिट्रेटर होगा किसी भी प्रोसीडिंग में, वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, उसकी नेशनैलिटी में कोई बॉन्डेज नहीं है। सिर्फ एक यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर पार्टीज ने खुद से ही अग्रीमेंट में कुछ लिखा है कि पर्सन किसी पर्टिकुलर नेशनैलिटी का होना है या सिर्फ इंडियन होना है, तो वो उसी नेशनैलिटी का होगा। वरना आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म ऐसा है कि पार्टी की ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करता है और कहता है कि नेशनैलिटी का भी हो सकता, किसी भी नेशनैलिटी का आर्बिट्रेटर वो हो सकता है। सेकेंडली क्लॉज 2 की बात करते हैं। क्लॉज 2 भी पार्टी ऑटोनॉमी को होल्ड करता है और ये कहता है कि पार्टीज आर फ्री टू डिस्कस और फ्री टू डिसाइड कि उनके आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी। सिर्फ एक लिमिटेशन है कि दे आर सब्जेक्टेड टू सेक्शन 11 क्लॉज 6। तो क्लॉज 6 के अंदर जो भी एक्सेप्शंस दिए गए हैं या जो भी प्रोसीजर दी गई है, जो कि हम आगे देखेंगे, बस वही बीच में आएगी। वरना क्लॉज 2 के अंदर ये आप पास ऑटोनॉमी है कि आप चाहे तो जैसे प्रोसीजर निर्धारित कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट की। क्लॉज 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर क्लॉज 2 के अंदर लिखा है कि 3 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होने हैं, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उनकी अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर क्या होगी, तो क्लॉज 3 इस चीज को सिंप्लीफाई करता है। क्लॉज 3 बेसिकली ये कहता है कि अगर दो पार्टीज हैं एंड दो पार्टीज को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने हैं 3, तो प्रोसीजर ये होगी कि एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, दूसरा पार्टी दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, एंड ये जो दोनों पार्टीज हैं मिलके एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो कि तीसरा आर्बिट्रेटर होगा, एंड ही विल बी द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर फॉर द एंटायर प्रोसीडिंग। तो बाय डिफॉल्ट क्लॉज 3 जो है वो ये बताता है कि आर्बिट्रेटर्स अगर 3 अपॉइंट होने तो उनकी प्रोसीजर क्या होगी। नाउ मूविंग ऑन टू क्लॉज 3A, जो कि इंसर्ट हुआ था 2019 के अमेंडमेंट में। ये बेसिकली बोलता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट करने की पावर कंट्री में दो टाइप के कोर्ट्स के पास होगी, फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट्स एंड दूसरा हाई कोर्ट्स। तो हमने ऑलरेडी देखा कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आर्बिट्रेशन रेंडर करने में हेल्प करती है पार्टीज की। नाउ अगर हम बात करें 3A की, तो ये पावर देता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा ये एक और बात करता है, ये कहता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को ग्रेड करने की पावर होगी इंडियन आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास। ये बात लिखी गई है सेक्शन 43I में। नाउ इसके अलावा ये भी लिखा गया है क्लॉज 3A में कि अगर किसी भी हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई भी ग्रेडेड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस केस में उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो ट्रेन करेगा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, एंड जब भी कोई अपॉइंटमेंट के लिए आएगा हाई कोर्ट में, ये इन्हीं ट्रेन्ड आर्बिट्रेशन पैनल से, आर्बिट्रेटर पैनल से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करेगा। ना आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस जो है वो हमें तब समझ आएगी जब हम समझेंगे, जब हम गो थ्रू करेंगे क्लॉज 4, 5 एंड 6 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन से। नाउ बट बिफोर गोइंग टू क्लॉज 4, 5 और 6 वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होता क्या है। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी एक टाइप का आर्बिट्रेशन ही है। तो हम जान रहे हैं कि दो पार्टीज होना नेसेसरी है, उन पार्टीज का आपस में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड लीगल रिलेशनशिप चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है चाहे तो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है। लेकिन इसके अलावा कुछ अलग से एसेंशियल्स भी एडेड हैं।
फर्स्टली ये है कि दोनों की जो पार्टीज है उनके बीच का जो रिलेशन है वो कमर्शियल भी होना चाहिए। सेकेंडली इसके अलावा वन ऑफ द पार्टीज का ये होना जरूरी है। इन चार क्राइटेरिया में फॉल डाउन करना नेसेसरी है। सो फर्स्ट, वो जो पर्सन है वो किसी और कंट्री का नेशनल होना चाहिए या हैबिचुअली रेसिडेंट होना चाहिए किसी और कंट्री में अदर देन इंडिया। तब वो जो है हम ऐसा पर्सन अगर पार्टी होता आर्बिट्रेशन में तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। सेकेंडली, एक बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई है किसी अदर कंट्री में अदर देन इंडिया। थर्डली, एक एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिनका सेंट्रल मैनेजमेंट जो है और जो कंट्रोल है वो किसी और कंट्री में एक्सरसाइज हो रहा है अदर देन इंडिया। या लास्टली, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, यानी कि अगर अदर पार्टी जो किस रहती है वो कोई गवर्नमेंट रहती है अदर कंट्री की तो भी वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होगा। सो बेसिकली जब आपके डिस्प्यूट में कमर्शियल डिस्प्यूट हो और जो पार्टी हो वो किसी अदर कंट्री की हो, इन द सिंपलेस्ट टर्म इफ आई कैन से, तब हम मानेंगे कि वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। तो अब इसका इंपॉर्टेंस हम देखेंगे क्लॉज 4, 5 एंड 6 में। नाउ मूविंग ऑन। नाउ जो क्लॉज 4 है वो बात करता है क्लॉज 3 के रेफरेंस में। तो हम जानते हैं कि जो क्लॉज 3 है वो बताता है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ 3 आर्बिट्रेटर्स। नाउ उसमें ड्यूटी कास्टेड है दोनों पार्टीज में कि वो एक एक आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करें एंड उन आर्बिट्रेटर्स पे ड्यूटी कास्टेड है कि वो एक थर्ड आर्बिट्रेटर अपॉइंट करें। सो इन केस तब क्या होगा कि एक पार्टी फेल कर जाए आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए या जो दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो फेल कर जाए तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, तो इन केस में तब अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये बताता हमें क्लॉज 4। नाउ पार्टी के पास ये ड्यूटी कास्टेड है कि वो 30 दिन के अंदर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तब किसी और को करना पड़ेगा। सेकेंडली, जो दो अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर हैं वो 30 दिन के अंदर फेल हो जाते हैं थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने में। तो केस में ये होगा कि अगर दोनों में से कोई एक पार्टी किसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास जाकर अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट डाल सकती है ना, वो किस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे। अगर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो एक ऐसे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया है। अगर वो एक ऐसा आर्बिट्रेशन है जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन नहीं है तो किसी ऐसे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे जो हाई कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हो। सो ये प्रोसीजर होगा इन केस द प्रोसीजर लिस्टेड इन क्लॉज 3 फेल्स। ये बताता है हमें क्लॉज 4। क्लॉज 5 भी सेम टर्म्स में बात करता है। क्लॉज 5 बेसिकली ये बोलता है कि अगर दो पार्टीज को एक सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था एंड एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिक्वेस्ट दे चुकी है और उस रिक्वेस्ट को क्रॉस हुए 30 दिन हो चुके हैं, तब जो पार्टी है वो अप्रोच कर सकती है अगेन सेम प्रोसीजर को जैसे कि हमने क्लॉज 4 में देखी थी। वो पार्टी अप्रोच कर सकती है किसी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को। किसको करेगी? अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। अगर नॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो ऐसे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेगी जो हाई कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 में प्रॉब्लम थी वो इट वाज काइंड ऑफ सेम। क्लॉज 4 में हम देख सकते हैं कि 3 आर्बिट्रेटर को जब अपॉइंट करना था तब वहां पर कोई फेलियर हो रहा था। क्लॉज 5 में देख सकते हैं कि जब सोल आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना था तब वहां पर फेलियर हो रहा था। तो दोनों केस में रेमेडी एक ही थी कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच किया जाए। कौन से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड एंड नॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में हाई कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड। सो इफ दैट इज क्लियर विल मूव ऑन। नाउ हम आते हैं क्लॉज 6 में। हम जानते हैं कि क्लॉज 6 जो है वो रेफरेंस में बात करता है क्लॉज 2 के। क्लॉज 2 बेसिकली ये बोलता है कि पार्टीज आर फ्री टू अग्री अपॉन एनी प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, लेकिन इट इज सब्जेक्टेड टू क्लॉज 6। तो अब हम देखते हैं कि क्लॉज 6 में क्या है। तो क्लॉज 6 बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है जो पार्टीज ने अग्री करके रखी है कि हाँ हमें प्रोसीजर फॉलो करनी है एंड एक पार्टी फेल कर जाता है एक्ट करने के लिए जो उसको प्रोसीजर के अंदर करना है, यानी कि अगर एक पार्टी को प्रोसीजर ने कहा था, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग एक पार्टी को कोई पर्टिकुलर टास्क करना था लेकिन वो पार्टी वो काम नहीं करती है, तब कौन अपॉइंट करेगा? सेकेंडली, जो पार्टीज हैं या जो दो आर्बिट्रेटर हैं उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पाता है, ऐसा अग्रीमेंट जो उनसे एक्सपेक्ट किया गया था प्रोसीजर के अंडर पे, तब या कोई भी पर्सन चाहे वो इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो वो फेल कर जाता है कोई भी ड्यूटी या फंक्शन परफॉर्म करने में जो उसको प्रोसीजर के अंदर करनी थी,
तो इन केस में अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सो हमने यहाँ पर 3 केस देख रहे हैं। पहला, तो एक पार्टी जो उसको प्रोसीजर फॉलो करना था वो फॉलो नहीं कर पाया। सेकेंडली, दोनों पार्टीज या दोनों आर्बिट्रेटर के बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पाया जो कि उनको प्रोसीजर के अंदर करना था। तीसरा, कोई भी थर्ड पार्टी या इंस्टीट्यूशन जिसके ऊपर कोई ड्यूटी कास्टेड थी उस अग्रीमेंट या प्रोसीजर के थ्रू, एंड वो उसमें फेल कर जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, उस ड्यूटी का परफॉर्मेंस करने में फेल हो जाता है, तो इन केस में अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इस केस में अभी सिमिलर क्राइटेरिया है जो कि हमने क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में देखा है। तो क्राइटेरिया यही है कि वो अप्रोच करेंगे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को। कौन से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को? अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिजिग्नेटेड, एंड नॉन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो हाई कोर्ट द्वारा डिजिग्नेटेड। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है जो कि क्लॉज 4 या क्लॉज 5 में नहीं है। हम देख सकते हैं कि क्लॉज 6 में 3 चीज मेंशन है कि इन 3 चीज के होने पे अपॉइंटमेंट ऐसे हो सकता है, यानी कि पार्टीज के या आर्बिट्रेटर के थर्ड पार्टी के फेलियर पे हम ये प्रोसीजर अपना सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अभी कहता है कि अगर उसमें कोई फेल सेफ मैकेनिज्म है कि अगर इन 3 क्राइटेरिया अप्रोच कर जाता है दोनों पार्टीज, एंड उसके अलावा भी अगर अग्रीमेंट मेंशन करता है कि ऐसे केसेस में प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, तब हम वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे। एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी सच प्रोसीजर, इन एब्सेंस ऑफ एनी सच फेल सेफ मैकेनिज्म, हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हम क्लॉज 4 और क्लॉज 5 में फॉलो किए हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे 6B। उसके पहले ये समझते हैं कि यहाँ पर क्लॉज 6A और क्लॉज 7 मिसिंग है। तो क्लॉज 7 जो है वो 2019 के अमेंडमेंट में हटा दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। वहीं 6A जो था उसकी एडिशन हुई थी 2015 के अमेंडमेंट में, एंड उसे रिमूव कर दिया था 2019 के अमेंडमेंट में। तो हम जो यहाँ 6B देख रहे हैं, इट वाज आल्सो एडेड इन द अमेंडमेंट ऑफ 2015। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लॉज 6B की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज नहीं है। ये बेसिकली ये बोलता है कि इस सेक्शन के अंदर जो भी डेजिग्नेशन मिल रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन या इंस्टीट्यूशन को, वो डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर नहीं माना जाएगा। जैसा कि हम देख सक रहे हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, उनको पावर ग्रांट कर रहे हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये डेलीगेशन ऑफ जुडिशियल पावर है। क्लॉज 8 जो है वो बात करता है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट करने वाला है तो उसके पहले वो उससे डिस्क्लोजर मांगेगा। डिस्क्लोजर किस टर्म में होगा? वो जो क्राइटेरिया मेंशन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे वो डिस्क्लोजर मांगेगा किसी भी पर्सन से जो आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट किया जाने वाला है। नाउ जब उसको फुल डिस्क्लोजर मिल जाएगा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, वो प्रॉपरली चेक करेगा if that person is actually qualified for becoming an arbitrator or not. Secondly, वो ये देखेगा डिस्क्लोजर के कंटेंट्स को देख के ये रियलाइज करेगा कि एक्चुअली कहीं आर्बिट्रेटर जो है वो इम्पार्शियल या इंडिपेंडेंस हैम्पर तो नहीं होगी आर्बिट्रेटर की। तो वो 2 चीज चेक करेगा, पहला तो पूरी क्वालिफिकेशन, दूसरा उसके इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी डिस्क्लोजर के थ्रू। एंड जो डिस्क्लोजर है वो सेक्शन 12 क्लॉज 1 के बेसिस पे मांगा जाएगा। नाउ हम आते हैं क्लॉज 9 पे, जो कि बेसिकली बात करता है नेशनैलिटी की। तो ये बोलता है कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में जो भी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट द्वारा डेजिग्नेटेड है, वो ये कर सकता है कि अगर दोनों पार्टीज की नेशनैलिटी अलग अलग है तो जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो रहा है वो किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है। ये क्लॉज 9 बोलता है। इट इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट फॉर यू टू गो थ्रू वंस। नाउ जब बात आती है नेशनैलिटी की, तो वी हैव टू गो थ्रू वन पर्टिकुलर केस, दैट इज मेसर्स कॉमेड केमिकल वर्सेस सीएन रामचंद। इस पर्टिकुलर केस में ये हुआ था कि जो ये कंपनी है कॉमेड केमिकल्स, वो हाई कोर्ट को अप्रोच की थी अब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए। इस बात का अपोज किया था सीएन रामचंद ने, ये कहते हुए कि सिंस सीएन रामचंद इज एन नेशनल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, the entire arbitration process becomes international commercial arbitration, इसलिए हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं रहेगी कि वो अपॉइंट करे आर्बिट्रेटर्स को, वो पावर सोलली रेस्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट को। सो इस पर्टिकुलर केस में भी यही हुआ कि कॉमेड केमिकल्स को जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर के लिए। सो दिस इज समथिंग जो कि हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं क्लॉज 4 में, 5 में, 6 में, जो कि यहाँ पर इस केस में अच्छे से समझाई गई है। तो अब हम आते हैं क्लॉज 11 में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि क्लॉज 4, 5 और 6 में जो पार्टीज हैं वो एक आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को अप्रोच कर सकती हैं, लेकिन इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है और हमारे पास मल्टीपल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। वी हैव MCIA, we have DIAC, and we have much more arbitration institutions.
नाउ प्रॉब्लम ये है कि अगर एक पार्टी जो है या दोनों पार्टीज हैं वो मल्टीपल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तब उस केस में क्या होगा? तो इसको क्लैरिफाई करता है क्लॉज 11, जो बेसिकली ये कहता है कि जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन सबसे पहले अप्रोच किया गया था वही अपॉइंटमेंट करने का राइट रखता है और बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस अपॉइंट नहीं कर सकते। ये एक्सप्लेन किया गया है क्लॉज 11 में। नाउ मूविंग ऑन टू क्लॉज 12। क्लॉज 12 बेसिकली यही क्लैरिफाई करता है कि जो भी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस रिफर किए गए हैं क्लॉज 4 में, 5 में, 6 में, 8 में, वो सेम ही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे जो हमने डेजिग्नेट किए थे क्लॉज 3A के अंडर पे। सो ये मूविंग ऑन टू क्लॉज 13, ये बेसिकली एक टाइम लिमिट इंपोज करता है कि अगर किसी आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास कोई रिक्वेस्ट आती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, तो उन्हें वो 30 दिन के अंदर करनी होगी। नाउ 30 दिन की काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी? जब एक पार्टी इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेगी अपॉइंटमेंट के लिए, एंड इस बात का जो नोटिस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा अदर पार्टी को। तो जब ये बात दूसरे पार्टी के नोटिस में आ जाएगी, वहां से लेके 30 डेज के अंदर ही आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ेगा। दिस इज अ मैंडेट दैट हैज बीन कास्टेड अपॉन द आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन थ्रू द वर्च्यू ऑफ क्लॉज 13। नाउ आज की लास्ट क्लॉज की बात करते हैं, दैट इज क्लॉज 14, जो कि बेसिकली ये बात करता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो डिटरमाइन करेगा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कितनी फी पे की जाएगी एंड इस फी को पे करने का प्रोसीजर क्या होगा। So it is not really that important. It is very easy and it was just for you to go through. So that is all for today. We have already gone through section 10 and 11, and in the next video, in the part 2, we'll be going through sections 12 through 15. So that will be all for today. Thank you so much.